दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने न केवल पानी की बौछार की बल्कि आंसू गैस के गोले भी दागे। पिछले काफी वक्त से वहां के लोग राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी मुद्दे पर जब लोग सैंटियागो की सड़कों पर उतरे तो उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। लेकिन इसके बावजूद जब लोगों ने सड़क खाली नहीं की तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने भी हार नहीं मानी और उन गोलों को वापस पुलिस की तरफ फेंकते नजर आए। कई लोग तो अपना विरोध जताने के लिए बर्तनों और बिजली के खंभों को पीटते दिखे। इसके साथ ही सैकड़ों लोग एक इलाके में इकट्ठा हुए जहां उन्होंने पोस्टरों और बैनर के जरिए सरकार पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गई जिसमें 2 महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना के बाद फौरन सेना के जवान मौके पर पहुंचे जिन्होंने गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पाकिस्तान के रहीम यार खान सिटी में एक हिंदू परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया गया कि 5 लोगों की हत्या धारदार हथियार से की गई। पाकिस्तान में आए दिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबर आती रहती है। अब पाकिस्तान के पंजाब में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली करेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी आज बड़ी रैली को संबोधित करेंगे जिसमें करीब 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। खबर है कि पीएम मोदी के साथ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी मंच पर मौजूद रहेंगे। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 5 उम्मीदवार पहले चरण के और 8 उम्मीदवार दूसरे चरण के हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनावों के लिए 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की पत्नी नीतू सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से 26 लाख उम्मीदवारों के डेटा बरामद हुए हैं। गुजरात के खेड़ा में सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने की वजह से केवड़िया से अहमदाबाद लौट रहे इस हेलीकॉप्टर को 30 किलोमीटर पहले ही उतारना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि दिवस के मौके पर सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलोंग स्थित 7500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इस मौके पर पीएम मोदी इस योजना का लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत भी करेंगे। कश्मीर घाटी रेल नेटवर्क के साथ जोड़ने का सपना इस साल दिसंबर तक पूरा होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर काम तेजी से जारी है। पुल के तैयार होते ही ट्रेन सीधे कश्मीर घाटी तक पहुंच सकेगी। ये पुल कटरा को बनिहाल से जोड़ेगा और धनुष के आकार में बन रहे इस पुल के एक हिस्से की लंबाई 476 मीटर है और ये 559 की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। अगर इसकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में मशहूर आईफल टावर से तुलना की जाए तो ये उससे भी करीब 35 मीटर ऊंचा है। इसके पूरा होने से न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी बल्कि आम लोगों को भी कम खर्च में वहां आने जाने में आसानी होगी। आपको बता दें, कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क के साथ जोड़ने का सपना दिसंबर 2021 में साकार होगा। कटरा बनिहाल के बीच रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल तेजी से बनाया जा रहा है और पुल के तैयार होते ही ट्रेन सीधा कश्मीर जा सकेगी। वर्ष 2002 में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।
नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया है, जिसके बाद नंदीग्राम में महासंग्राम तय है। नंदीग्राम से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। नंदीग्राम से श्री शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, श्री शुभेंदु अधिकारी। बंगाल विधानसभा चुनावों की लड़ाई में अब नंदीग्राम हॉटस्पॉट बन गया है। पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब बीजेपी ने टीएमसी के बागी और ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दिया है। यानी शुभेंदु अधिकारी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में सीधी टक्कर देने जा रहे हैं। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ये दावा किया कि वो ममता बनर्जी को 50,000 मतों से शिकस्त देने वाले हैं। খেলা হবে। नंदीग्राम से श्री शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम का सियासी संग्राम। ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी। न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को टिकट। श्री शुभेंदु अधिकारी, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ममता को सीधी टक्कर देंगे शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम के सियासी संग्राम में शुभेंदु अधिकारी वो चेहरा है जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही इस खबर को ब्रेक किया था कि शुभेंदु अधिकारी को ही ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और आज बीजेपी ने बंगाल चुनाव में अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर हमारी इस खबर पर मोहर लगा दी। अपने नाम का ऐलान होते ही शुभेंदु अधिकारी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए दावा किया कि वो 50,000 मतों से ममता बनर्जी को शिकस्त देने जा रहे हैं। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला उसको मैं निभाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान नंदीग्राम में और पूरा बांग्ला में हिलाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बहुत भारी मत से ममता बनर्जी को भोपालपुर से भाग के उतर गया। मेरा मत से वो हारने वाला है। 50,000 से ज्यादा वोट पे उन्होंने चुनाव हारेगी, पूरी तरह से हारेगी। बंगाल का सबसे बड़ा संग्राम इस बार होगा नंदीग्राम में। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता के सिपे सालार रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी। वही नंदीग्राम है जिसने ममता को सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाई थी और अब 14 साल के बाद फिर नंदीग्राम लिखने चला है राज्य की राजनीति की किस्मत। शुभेंदु के जीवन का ये सबसे बड़ा दांव है। तो वहीं ममता के लिए भी ये देखने की बात होगी कि नंदीग्राम उनको कुर्सी पर काबिज रखता है या फिर उनकी जड़ें हिलाकर रख देगा। दरअसल पहले चरण में कुल 60 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से 57 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने पहले चरण में एक सीट अपनी सहयोगी पार्टी आजसू के लिए छोड़ी है। इन्हीं 57 नामों में से एक नाम शुभेंदु अधिकारी का भी है, जिन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने के लिए चुना गया है। न्यूज 18 से हुई अपनी बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि बंगाल के घर घर में कमल खिलने जा रहा है। मैं विथ फुल सिंसियरिटी मैं इस जो चुनावी जंग है उसमें मैं काम करूंगा। डोर टू डोर, बूथ टू बूथ मैं जब मतदाता के पास जाऊंगा, मोदी जी का जो संदेश है
सोनार बांग्ला बनाने का, और कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जितना भी अपशासन टीएमसी राज में चल रहा है उसका खिलाफ मैं मतदाता का पास जाऊंगा। आप जी। इस जंग में नंदीग्राम और पूरा बंगाल में इस बार कमल का फूल खिलेगा। अभी तक ममता बनर्जी के विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें भवानीपुर में हार का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने भवानीपुर सीट छोड़ दी। लेकिन यहाँ भी सवाल ये है कि अगर ममता डरी होती तो 2 सीट से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने उस नंदीग्राम सीट को चुना जो शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। इसलिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने ममता बनर्जी को नंदीग्राम का रास्ता दिखाया। दरअसल ममता बनर्जी नंदीग्राम को अपने लिए लकी मानती हैं। ममता बनर्जी ने यहीं से सियासी ऊंचाइयों को छुआ है। इसके अलावा यहाँ की 30% मुस्लिम आबादी जिस तरफ वोट कर देती है उसका जीतना तय माना जाता है। लेकिन ममता बनर्जी से सीधा मुकाबला कर रहे शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि इस बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी का कोई दाव काम नहीं आने वाला है। इधर में कोई चुनौती नहीं, मैं आसान से ममता बनर्जी नंदीग्राम का कोई रिलेशन नहीं है। हर 5 साल अंतर जब चुनाव आता है वो आता है और वोट मांगता है, लेकिन नंदीग्राम के लिए ममता बनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो जब हादसा हुआ था आधा घंटा 1 घंटा के लिए कोई जेट क्लास पुलिस सिक्योरिटी आता है, घूम के भाग जाता है। लेकिन मैं नंदीग्राम में दिन रात पूरा मेरा घर का नजदीक है, मेरा साथ रिलेशन है। नंदीग्राम का शहीद मीनार मेरा बनाया हुआ है, वो ट्रास्ट का चेयरमैन मैं हूँ। नंदीग्राम 2 ब्लॉक में मेरा 2 जनसंपर्क ऑफिस है, इसलिए इसका साथ ये कोई चुनौती मेरा सामने नहीं है। मैं आसान से नंदीग्राम में भाजपा का कमल का फूल खिलाऊंगा और पूरा प्रदेश में पिछले 2.5 महीने से मैं कैंपेन कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। इधर मेरा पर्सनल जीतने का कोई सवाल नहीं है। पार्टी को इस बार जो अमित शाह जी ने बोला इस बार 200 बार वही करने का लक्ष्य लेकर मैं इसी बीच खबर है कि नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस, लेफ्ट और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के गठबंधन ने नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया है, जिस पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया तो अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई वाले लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने नंदीग्राम सीट अपनी साथी टीएमसी के लिए छोड़ दिया है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी नंदीग्राम से नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि वहां पर बीजेपी के समर्थन में जबरदस्त लहर है। इस तरह के समझौते ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इकलौता विकल्प बनाते हैं। कोलकाता के भवानीपुर में स्थित है वो टिन की छत जिसने 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था, और अब उसी भवानीपुर को छोड़ करके नंदीग्राम का रुख कर रही हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम की पगडंडियों में अपनी राजनीतिक भविष्य को ढूंढने की कोशिश में है ममता। क्या हार का डर था या फिर नंदीग्राम में शुवेंदु को उलझाए रखने की रणनीति? ये तो साफ है कि बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई इस बार नंदीग्राम की है, जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस ने भी मैदान खुला छोड़ दिया है शुवेंदु और ममता को आपस में 2-2 हाथ करने के लिए। बंगाल के सियासी जानकार दावा करते हैं कि शुवेंदु अधिकारी और उनका परिवार पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर में बेहद ताकतवर है। पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा में इस परिवार का खासा प्रभाव है। अनुमान के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी करीब 50 सीटों पर ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं। नंदीग्राम से श्री शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि बंगाल के सियासी समर में नंदीग्राम अब एक ऐसा हॉटस्पॉट बन गया है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री और सप्तग्राम विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार तपन दास गुप्ता ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लोगों को वोट नहीं देने पर पानी और बिजली का कनेक्शन काट देने की धमकी दी। उनके इस बयान के सामने आने के बाद सियासत में उबाल आ गया और बीजेपी ने
तपन दास गुप्ता के बयान को हाथों हाथ लिया और उन पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से उनका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें वो लोगों को वोट नहीं देने पर बिजली और पानी का कनेक्शन काटने की धमकी देते हुए दिखाई दिए। আর যেখানে ভোট করবেন আমার বুথ দেখবো, লাইনও যাবে না, জলও যাবে না, পরিষ্কার। সবাই বিজেপিকে দিয়ে করাতে হবে, পুরো একদম বড়। ममता सरकार में मंत्री तपन दास गुप्ता के इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी ने उन पर हमला बोला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट के जरिए उन पर जमकर निशाना साधा और अपने ट्वीट में लिखा कि हारने के डर से हुगली से विधायक और सप्तग्राम से टीएमसी उम्मीदवार तपन दास गुप्ता मध्यकालीन बर्बरता का समर्थन करते हैं और मतदाताओं को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया तो पानी की सप्लाई काट देंगे। टीएमसी से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी। ममता बनर्जी का तेल और घरेलू गैस कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरने का प्लान है और इसी रणनीति के तहत वो आज महिलाओं के साथ सिलीगुड़ी में पदयात्रा करेंगी। नंदीग्राम में उनके खिलाफ बीजेपी की ओर से शुवेंदु अधिकारी का नाम तय होने के बाद ममता बनर्जी की ये पहली चुनावी रैली है। आपको बता दें, ममता बनर्जी करीब 4 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगी। आज ममता बनर्जी की रैली है और तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ वो ये रैली करेंगी। महिलाओं के साथ 4 किलोमीटर तक पदयात्रा करेंगी ममता बनर्जी। और आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में ये रोड शो करेंगी और तेल और घरेलू गैस की कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरने का आज उनका प्लान है और इसी रणनीति के तहत वो महिलाओं के साथ सिलीगुड़ी में पदयात्रा करेंगी। आपको बता दें कि नंदीग्राम में उनके खिलाफ बीजेपी की ओर से शुवेंदु अधिकारी का नाम तय होने के बाद उनकी ये चुनावी पहली रैली है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। यह हादसा नेशनल हाईवे और एक पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ, जहां अचानक आग की भयावह लपटें उठने लगी। इस भीषण आग को देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आग की लपटें इतनी ऊपर उठ रही थी कि उन्हें काफी दूर से भी देखा जा सकता था। उससे निकल रहे धुएं के गुबार ने लोगों को खौफ से भर दिया। इसी बीच कुछ लोग गोदाम से बचा हुआ सामान बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। हालांकि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि आग ने कुछ ही पलों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया था। यह हादसा जिस जगह हुआ वहां आसपास कई दूसरी इमारतें भी थीं। इसके अलावा पास ही में एक पेट्रोल पंप भी था। हालांकि वहां तक आग पहुंचने से पहले ही दमकल कर्मचारियों ने आग को बुझा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में आज एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी की बंगाल में ये पहली मेगा चुनावी रैली है। इसी रैली में पिछले महीने बीजेपी की ओर से शुरू की गई 5 परिवर्तन यात्रा का समापन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री की इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। खबर यह भी है कि पीएम मोदी की इस मेगा रैली में मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मंच पर मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेले जा रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का दूसरा मैच शनिवार को वेस्ट इंडीज लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच हुए इस कड़े मुकाबले में तिलक रत्ने दिलशान की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम ने ब्रायन लारा की अगुवाई वाली वेस्ट इंडीज की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंकन लीजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लीजेंड्स। क्रिकेट की पिच पर फिर नजर आए ब्रायन लारा। सनत जयसूर्या ने एक बार फिर थामा बल्ला। दोनों टीमों के बीच हुआ रोमांचक मुकाबला। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का दूसरा मैच श्रीलंका लीजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लीजेंड्स के बीच खेला गया। इस मैच में अपने जमाने के धाकड़ बल्लेबाज रहे श्रीलंकाई टीम के बैट्समैन सनत जयसूर्या नजर आए। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज के लीजेंडरी बैट्समैन ब्रायन लारा भी एक बार फिर क्रिकेट की पिच पर बल्ला थाम कर उतरे।
लारा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहे एक अरसा बीत चुका है। वेस्टइंडीज लीजेंड्स टीम की कप्तानी करने वाले लारा ने इस मैच में अपने बल्ले का जौहर दिखाना शुरू ही किया था, तभी टीम को दूसरा झटका लगा। पार्किंस 19 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन ब्रायन लारा नहीं रुके। वहीं ब्रायन लारा ने 8 चौकों की मदद से 49 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए। जीत के लिए 158 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंका की तरफ से तिलक रत्ने दिलशान और सनत जयसूर्या पारी की शुरुआत करने आए। कभी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने वाले सनत जयसूर्या इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके। जयसूर्या 14 गेंदों पर महज 12 रन बनाकर आउट हो गए। उपल थरंगा ने 8 चौकों की मदद से 35 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली और वो आखिर तक नाबाद रहे। इस तरह श्रीलंकन टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवरों में 160 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस तरह रायपुर में खेले जा रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे मैच में ताबड़तोड़ चौकों छक्कों की बारिश के बीच शानदार गेंदबाजी भी देखने को मिली, जिसका मैदान पर मैच देखने पहुंचे दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। बीजेपी महासचिव और बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कल मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। विजयवर्गीय कोलकाता में मिथुन के घर पर मुलाकात के लिए पहुंचे। इससे पहले विजयवर्गीय ने मिथुन के बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लगाई थी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मिथुन का मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। मिथुन के आज पीएम की रैली में मंच साझा करने की भी खबर है। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ बैठेंगे, ऊपर या नीचे? अभी निर्णय करेंगे, उनसे मुझे चर्चा करनी है। पर हाँ, उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। ये माना जा रहा है कि वो आ गए तो फिर तो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा हो जाएंगे, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा। मैं कह रहा हूँ, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े चैनल ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम सब कार्यकर्ता हैं, तय करेगी पार्टी, तय करेंगे पार्टी का अलग कमान। तो हम भी बहुत बड़े चैनल हैं, अगर हम भी आपको बोलें कि आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री, तो अगर आपको बनाते हैं तो आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टी की सेवा करने आया हूँ। मेरा काम खत्म हुआ कि यहाँ से चला मैं अपने। आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में दावा किया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। यही वजह है कि बंगाल की सियासत में आए इस नए एम फैक्टर ने टीएमसी की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि बंगाल में एम फैक्टर की कतार में मिथुन का शामिल होना ममता की मुसीबतों को बढ़ा सकता है। मिथुन दास से मेरी जरूर बात हुई है। उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है यहाँ पर कि ममता जी 80, भारतीय जनता पार्टी 80। बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा फैक्टर एम फैक्टर से बदलेगी बंगाल की सियासत। मिथुन के आने से टीएमसी में तनाव की आहट। क्या ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बदलेगी बंगाल की सियासत? कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐसे ऐतिहासिक सियासी लम्हे का गवाह बनने जा रहा है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ना तो पहले कभी ऐसी किसी ने भीड़ देखी होगी, ना बंगाल में किसी ने ऐसी रैली देखी होगी और ना ही किसी ने कभी रैली में ऐसी व्यवस्थाएं देखी होंगी। क्योंकि इसी ग्राउंड पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे हैं। इसी मैदान पर तय होने जा रहा है कि बंगाल अपनी सियासी बागडोर किसके हाथों में देना चाहता है। इसी रैली से तय होगा कि बंगाल विजय को लेकर बीजेपी ने जो 200 प्लस का दावा किया है वो कितना सच साबित होने वाला है। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस मैदान में होने जा रही विशाल रैली को लेकर बड़ा दावा किया है। दावा है कि बंगाल के इतिहास की यह सबसे बड़ी रैली होगी।
परेड ग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि इसकी क्षमता 6 से 7 लाख है, लेकिन बीजेपी की इस रैली में 15 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। हम मौजूद हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर, इस मंच के पीछे जहां प्रधानमंत्री ने आना है, और हमारे साथ हैं सिर्फ एक ही परिचय मेरे ख्याल से, बाकियों के परिचय अपने आप को सब लोग कार्यकर्ता बताते हैं पार्टी का। आपका परिचय करता धरता दे दूं? कैलाश विजयवर्गीय। मैं भी कार्यकर्ता ही हूँ। कार्यकर्ता ही करता धरता रहता है। तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे? ये मैदान छोटा पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी कम से कम 6-7 लाख है, तो मेरा ख्याल है कि इतने ही लोग बाहर खड़े होंगे, ऐसा लगता है मुझे। आप मतलब आपका अंदाजा है कि 14-15 लाख लोग आ जाएंगे? हाँ, बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, सबसे बड़ी रैली होगी। इसका भरोसा है आपको? 100%। जो अभी यहाँ पे जो विपक्ष की जो तीसरा लेफ्ट और कांग्रेस की रैली हुई थी, उससे बड़ी? उससे तो कई गुना बड़ी होगी। और अब ये इतने लोग आ जाएंगे तो फिर सीटें कितनी आएंगी? 200 प्लस। वो तो पहले से ही है, 200 प्लस से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 200 प्लस पे ही हम समापन करेंगे चुनाव का। उनके साथ मंच पर कौन कौन होंगे? प्रदेश के सारे पदाधिकारी होंगे, और क्योंकि पोस्टर तो हम सिर्फ दिलीप घोष जी के देख रहे हैं और तो किसी के देख नहीं रहे। नहीं, अब सारे मंच पे बैठेंगे, सबके पोस्टर तो लग नहीं सकते और लगाना उचित भी नहीं है। पर हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जिनकी सभा साधारणतः हम उनके ही पोस्टर्स का उपयोग करते हैं। तो जो वो अंदाजे लगाए जाते हैं ना कि हम जो विश्लेषक होते हैं, हम तो विश्लेषक नहीं, हम भी साधारण पत्रकार हैं, लेकिन जो बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा था, इधर कौन बैठा था, तो उससे क्या अंदाज़ा लगा जाए कि मुख्यमंत्री जो बनेगा वो कहाँ बैठेगा प्रधानमंत्री? कुछ नहीं सर, अगर आप पुराना इतिहास उठा के देख लें, प्रधानमंत्री की सभा देख लें, तो हरियाणा में उन्होंने सभा की थी, मनोहर लाल जी खट्टर उनके पास में थोड़ी बैठे थे। यदि उत्तर प्रदेश में सभा की उन्होंने और योगी जी उनके पास में थोड़ी बैठे थे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे। इसलिए इस ऐसे अंदाज नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, रणनीति है, और हम जब भी जो करते हैं वो बहुत सबसे चर्चा करके और एक सामूहिक डिसीजन होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर होने जा रही पीएम मोदी की रैली सिर्फ भीड़ के मायने में ही खास नहीं होने वाली है, बल्कि इस रैली में बंगाल की सियासत का एक बड़ा एम फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। ये एम फैक्टर है मिथुन चक्रवर्ती का, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पीएम मोदी के साथ परेड ग्राउंड का मंच साझा करने जा रहे हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात का दावा किया है कि मिथुन चक्रवर्ती देश के प्रधानमंत्री से मंच पर मिलना चाहते हैं। दरअसल बंगाल की सियासत में एम फैक्टर को गेम चेंजर माना गया है और इस बार तो मामला कहीं आगे बढ़ चुका है। इसलिए सबसे पहले समझिए कि जिस एम फैक्टर का जिक्र हम कर रहे हैं वो क्या है और उसके मायने क्या हैं। एम यानी ममता, एम यानी मोदी, एम यानी मुस्लिम, एम यानी मतुआ और अब एम यानी मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल विधानसभा चुनावों में इस बार की कहानी इसी एम फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। टीएमसी जहां ममता बनर्जी और मुस्लिम मतदाताओं के बूते बंगाल की बाजी अपने पक्ष में करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी, मतुआ समुदाय और अब मिथुन चक्रवर्ती के बूते बंगाल की बाजी को पलटना चाहती है। और ऐसा महज इसलिए है क्योंकि अगर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए बंगाल में सक्रिय राजनीति की हिस्सेदारी करते हैं तो टीएमसी के लिए चुनौतियों की खाई और चौड़ी हो जाएगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुपरस्टार का दर्जा हासिल है, मिथुन चक्रवर्ती की न सिर्फ बड़ी फैन फॉलोइंग है बल्कि एक बड़ा तबका उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानता है। इतना ही नहीं, उन्हें सियासत का भी अनुभव है। वो टीएमसी की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। यही वजह है कि अगर मिथुन चक्रवर्ती ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर बीजेपी का दामन थामते हैं तो न सिर्फ बीजेपी को बंगाल में एक और स्टार प्रचारक मिलेगा बल्कि ममता के भीतरी बनाम बाहरी के दांव पर भी करारा वार होगा, क्योंकि उन्हें भी सीएम पद का चेहरा बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी ने ऐसी किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार कर दिया है।
लेकिन इतना जरूर दावा किया है कि मंच पर मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ बैठेंगे, ऊपर या नीचे? अब ये अभी निर्णय करेंगे, उनसे मुझे चर्चा करनी है। पर हाँ, उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। ये माना जा रहा है कि वो आ गए तो फिर तो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा हो जाएंगे मुख्यमंत्री का, सबसे बड़ा चेहरा। मैं कह रहा हूँ, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े चैनल ने मेरे को ही मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम सब कार्यकर्ता हैं, तय करेगी पार्टी, तय करेंगे पार्टी का आला कमान। तो हम भी बहुत बड़े चैनल हैं, अगर हम भी आपको बोलें कि आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री, तो अगर आपको बनाते हैं तो आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टी की सेवा करने आया हूँ। मेरा काम खत्म हुआ कि यहाँ से चला मैं अपने। उधर ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली से बंगाल की सियासत का भविष्य बदलने का दावा करने वाली बीजेपी अपने चुनावी अभियान को लगातार धार देने में जुटी है। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल की सड़कों पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चाय की चुस्कियों के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर ये दावा किया कि इस रैली में जितनी भीड़ जुटने वाली है उसका आकलन भी करना मुश्किल है। 100% सब दूर, पूरे इंटायर बंगाल में परिवर्तन होगा। अभी क्या लग रहा है सर, आप लोगों से एक 1-to-1 मिल रहे हैं सब? लोगों का बहुत रिस्पांस है, लोगों का डर भी अब खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि हाँ हम आएंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ब्रिगेड में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सर? इतनी बड़ी संख्या देखने को मिलेगी कि लोग आश्चर्य करेंगे कि कहाँ से लोग निकल के आए। एक तरफ बीजेपी ब्रिगेड ग्राउंड की रैली को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, तो वहीं ममता बनर्जी भी प्रचार के लिए सड़कों की खाक छान रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुसीबतों का दौर अंत होता नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि परेड ग्राउंड की रैली से ठीक पहले टीएमसी के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने जहां बीजेपी ज्वाइन कर ली है, वहीं टीएमसी के पूर्व विधायक दिनेश बजाज ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आने का मन बना लिया है। कॉन्फिडेंटली कहना चाहते हैं, विश्वास के साथ। हर बड़ा नेता चाहे टीवी में आकर जो भी बात करे, हर बड़ा नेता चाहता है कि टीएमसी छोड़ दे। उनकी लाचारी है, नहीं छोड़ सकता है। मेरी ऐसी कोई लाचारी नहीं थी। कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आप? ये पार्टी डिसाइड करेगी। मेरी कल बातें हो गई शीर्ष नेताओं से, पार्टी डिसाइड करेगी कब क्या करवाना है। हो सकता है आज कराए, हो सकता है कल परसों, जब भी पार्टी चाहेगी तो मैं तैयार हूँ। मेरी बातचीत सारी हो चुकी है। टीएमसी ने ऐसे ही झटकों से उबरने के लिए बेटी कार्ड खेला है, यानी ममता बनर्जी अब खुद को बंगाल की बेटी बताकर राज्य के सेंटिमेंट से जुड़ना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जिस भीतरी बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा देकर टीएमसी बंगाल की सत्ता हासिल करना चाहती है, वो दाव चलने वाला नहीं है। दीदी को अब बेटी कहा जा रहा है, बंगाल की बेटी कहा जा रहा है, और आपको बाहरी बताया जा रहा है। देखिए, हम तो बाहरी हैं, हम बाहरी हैं, मैं बाहरी हूँ। मेरे यहाँ पर सिर्फ पार्टी का काम करने आया मैं। पर ये ज्योतिर्मय जी हैं, ये यहाँ के सांसद हैं, ये स्थानीय, दिलीप दा स्थानीय, सब स्थानीय। यहाँ जितने भी पार्टी के मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेगा, सब स्थानीय बनेगा, कोई बाहर का आदमी थोड़ी बनेगा। ये इस प्रकार के सेंटिमेंट्स पैदा कर रही हैं बंगाल के लोग कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी है। हमेशा कहती है भारतीय जनता पार्टी बाहरी, कभी मोदी जी को बाहरी कहती है, कभी नड्डा जी को बाहरी कहती है, कभी अमित शाह जी को बाहरी कहती है। अरे भाई, हमारी अखिल भारतीय पार्टी। और आप सब जानते हैं कि हमारा राजनीतिक सफर प्रारंभ हुआ जनसंघ। जनसंघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो यहाँ के पहले अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हमने राजनीतिक सफर प्रारंभ किया। हम बाहर के कैसे हो गए? बल्कि ममता जी खुद, मुझे पता लगा कि वो बांग्लादेश से आई यहाँ पर। वो बाहरी, हम बाहरी कैसे हुए? भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ की पार्टी है, यहाँ के नेता का आशीर्वाद है, और हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर जहां 200 प्लस सीट लाने का दावा किया, वहीं इस बात को भी साफ किया कि इस बार के चुनाव में टीएमसी के तमाम चुनावी फॉर्मूले धरे के धरे रह जाने वाले हैं। सीटें आपने कहा 200 आ रही हैं, लेकिन जो बताया जाता है कि भाई जो ज़िले हैं जहां आप ज़्यादा ताकतवर हैं, वहाँ सीटें कम हैं, और जो ज़िले जहाँ वो ताकतवर हैं वो सीटें ज़्यादा हैं। तो इस वाले मैथमेटिक्स को कैसे बदलेंगे? क्योंकि ये मैथमेटिक्स तो है। देखिए, सारे मैथमेटिक्स बदलेंगे। हम 200 सीट जीतेंगे, और कहाँ से जीतेंगे? जहाँ हम खड़े हैं, ये पूरा इलाका ऐसा माना जाता है कि टीएमसी का कब्जा है। सबसे ज़्यादा सीटें हम यहीं से जीतेंगे, और बाकी जहाँ से जीतेंगे वो तो जीतेंगे। जय श्री राम ही होगा। 100%।
भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वो कहती हैं कि यहाँ तो जय सिया राम होता है। जय श्री राम और जय श्री राम में कोई फर्क थोड़ी है। श्री सीता का ही नाम है। अब किसी में अगर ना समझी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल बीजेपी की इस महा रैली से पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी को उतारने का फैसला किया गया है। जाहिर है पार्टी बंगाल विधानसभा चुनावों की लड़ाई को पूरे आक्रामक अंदाज में लड़ना चाहती है। यही वजह है कि चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में जो फैक्टर जाता दिखाई दे रहा है वो ममता बनर्जी के गले की फांस बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के एक बस स्टैंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। यह हादसा कैसे हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन तेज लपटों में घिरी बस को देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते बस के चारों तरफ से आग की लपटें निकलने लगी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी गई। दमकल कर्मचारी बिना देर किए वहां पहुंचे और उन्होंने आग पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। इस बीच आसपास लोगों की भीड़ भी जुट गई। दमकल के लोगों को आग बुझाने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगा, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। गनीमत रही कि उस बस में कोई आदमी नहीं बैठा था। आग किस वजह से लगी इसकी जांच की जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रेप पीड़ित महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक रोज पहले रेप के आरोपी प्रदीप बिश्नोई ने उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गई थी। बाद में उसे इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश अस्पताल पहुंची और उन्होंने घर वालों से मुलाकात की और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड जहां होगी